हेलो स्टूडेंट्स, वी ऑल आर ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट। हम सबको जीने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत है। वी नीड फूड, वी नीड टू ब्रीथ। हम कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमारा हार्ट जो है वो ऑलवेज पंप हो रहा है, हमेशा बीट कर रहा है, हमारा दिमाग काम कर रहा है, हमारी अंदर के जो सिस्टम्स है वो काम कर रहे हैं, राइट। तो बॉडी को मेंटेन करने के लिए और ये सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं ये प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए, एंड दीज प्रोसेसेस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे। आई एम प्रिंकल खेड़ा एंड आई विल बी टीचिंग यू क्लास 10 साइंस। वेलकम टू बुक्स इन ब्रेन चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब इट, बिकॉज यहाँ पे हम 10th क्लास की पूरी साइंस को कवर करेंगे, एंड ऑल्सो वी विल इंक्लूड CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। So let's begin the topic. Topic is life processes. तो life processes होते क्या हैं? The processes which maintain body functions and are necessary for survival are called life processes. वो processes जो body functions को maintain करते हैं और survival के लिए जरूरी हैं, that are called life processes. वो मैंने आपको पहले भी explain कर दिया है। 4 तरह के life processes होते हैं: nutrition, respiration, transportation, excretion. So we will study about these 4 in detail. तो सबसे पहला जो life process है वो क्या है? nutrition. nutrition का मतलब क्या है? The process of taking in food and converting it into energy and other vital nutrients required for life. क्या होता है nutrition? खाना खाना और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना और वहां से कुछ वाइटल न्यूट्रिएंट्स को लेना। तो दिस इज न्यूट्रिशन। अब 2 तरह के लोग होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। फर्स्ट, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? दैट मेक्स देयर ओन फूड। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और कौन खाना खुद बनाता है? प्लांट्स। एंड हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? दैट डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर द फूड। जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस एंड एनिमल्स। जैसे हम लोग हैं तो हमें जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो बेसिकली हम किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे, राइट। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। नाउ देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन से? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Now let's study what are these 2 modes. Autotrophic nutrition. Autotrophic हमने क्या पहले पढ़ा है? ऑटोट्रॉफ्स। तो इसका मतलब कि जो ऑटोट्रॉफ्स है उनके अंदर क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट। और ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब डेफिनेशन क्या है इसकी? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स from the environment and using an external energy source like the sun to synthesize complex high energy organic material. Simple organic materials को environment से लेना और या कोई external energy source को use करना, जैसे कि sun, to synthesize complex high energy organic material. जैसे कि आपको पता है plants अपना खाना खुद बनाते हैं, तो what they do? कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, उसके लिए पानी को यूज़ करते हैं, एंड साथ ही साथ उन्हें सनलाइट की भी ज़रूरत होती है, राइट। तो दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ कमिंग टू हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक आपको पता है किसकी बात होगी यहाँ पे? हेट्रोट्रॉफ्स की, जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है। तो इट इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ कम्प्लेक्स मटीरियल प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। वो उस कम्प्लेक्स मटीरियल पे डिपेंडेंट है जो दूसरे बनाते हैं। I hope it is clear. Now let's talk about these modes in detail. तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो अब आपको ये पता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है और प्लांट्स में होता है। अब कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं, राइट। So what is photosynthesis? It is the process by which autotrophs take in substances from outside and convert it into stored forms of energy. It is very simple. You have read about this already. Now, how this photosynthesis happen? We will study it in reaction form. 6CO2 plus 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight gives us C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है।
अब इसी रिएक्शन से हम प्रोसेस को समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6 CO2 प्लस 12 H2O, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि प्लांट्स क्या इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इनटेक करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट की रेज में भी। क्लोरोफिल क्या है, द प्लांट्स द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। तो दैट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है, ग्लूकोज दैट गिव्स देम एनर्जी प्लस ऑक्सीजन जो हमें मिलती है। हम कहते हैं ना प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो ऑक्सीजन ऐसे मिलती है, एंड वाटर। आई होप इट इज क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इट गिव्स अस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेट्स मूव फर्दर। ओके, सो अब फोटोसिंथेसिस में इन डिटेल क्या क्या होता है। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। लाइट एनर्जी कहाँ से आती है, सन से। तो इफ यू ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर अ माइक्रोस्कोप, you will notice that cells contain green dots. These green dots are cell organelles called chloroplast which contain chlorophyll. You can see in this picture, ये एक लीफ का एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन डॉट्स आपको नजर आ रही हैं, और इन ग्रीन डॉट्स को क्या बोलते हैं हम, क्लोरोप्लास्ट, राइट। इन क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है विच इज अ ग्रीन पिगमेंट एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो नेक्स्ट इवेंट क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी हमने ले ली है, क्लोरोफिल ने ले ली, ठीक है, टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आई होप इट इज क्लियर। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। थर्ड इवेंट, इसके बाद अब क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में बदलना। In class 9th, we had talked about stomata, which are tiny pores present on the surface of the leaves. आपने stomata के बारे में already पढ़ा हुआ है. These are the tiny pores which are present on the surface of the leaves. Massive amount of gaseous exchange takes place through stomata, but exchange of gases occur across the surface of stems, roots and leaves as well, right? तो maximum amount of gaseous exchange जो होता है वो stomata से ही होता है, लेकिन साथ ही साथ स्टेम्स, रूट्स और लीव्स से भी होता है। तो आपको अब स्टोमेटा का काम पता चल गया। आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज ओपन पोर एंड दिस इज क्लोज्ड पोर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। सिंस लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा, द प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं ये कि स्टोमेटा से बहुत सारा पानी लॉस हो सकता है, इसलिए प्लांट जो है वो अपना पोर क्लोज कर लेता है जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं है, right? Here comes the function of guard cells. The opening and closing of the pore is the function of the guard cells. तो ये opening और closing करता कौन है, guard cells. Now guard cells swell when water flows into them, causes the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cells shrink. जो guard cells हैं वो swell हो जाते हैं जब पानी भरेगा. Obviously आप अगर sponge की example लो, sponge में अगर आप पानी भरते हो तो वो थोड़ी फूल जाती है, same guard cells का काम है, ठीक है। जब उनके अंदर पानी आएगा तो वो भी फूल जाते हैं, वो भी स्वेल हो जाते हैं। और सिमिलरली अगर पानी जब लॉस हो जाएगा तो गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब ये सब जो चीजें प्लांट्स को रिक्वायर्ड हैं वो मिलती कहाँ से हैं, पानी कहाँ से मिलता है, दैट इज टेकन अप फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अदर मटेरियल्स जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, दीज आर ऑल्सो टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। नाइट्रोजन, दिस इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स, राइट। और नाइट्रोजन भी सॉइल से मिलता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आई होप यू आर क्लियर विद द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक सेल होता है, कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, लाइक अस, राइट। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, रिक्वायरमेंट्स अलग है, उनका स्ट्रक्चर अलग है, उनके सिस्टम्स अलग हैं, तो ऑब्वियसली जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, जो उनका प्रोसीजर होगा न्यूट्रिशन का, वो भी अलग होगा। तो पहले हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जिनमें एक सेल होता है, एंड द एग्जांपल इज एमीबा। एमीबा क्या करता है, टेक इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल
दैट आर कॉल्ड सूडोपोडिया। ठीक है, वो फूड को किससे लेता है? सूडोपोडिया से। नाउ वॉच द पिक्चर ओवर हेयर, दिस इज अमीबा। ठीक है, ये फूड पार्टिकल आपको नजर आ रहा है और ये उसका न्यूक्लियस है। ये जो बाहर ये ऐसे चीजें बनी हुई हैं, दीज आर कॉल्ड फिंगर लाइक एक्सटेंशंस, जिनको हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। अब इनके थ्रू फूड जो है वो अंदर चला गया, फिर इन्होंने क्या बना लिया? एक फूड वैक्यूल बना लिया। मतलब ये दोनों आपस में जुड़ गए और एक फूड वैक्यूल बन गया एंड देन इसके थ्रू फूड को वो अंदर ले गए। ठीक है जी, ये है अमीबा। We will talk about one more unicellular organism, that is paramecium. Food is taken at the specific spot by the movement of cilia. आप पिक्चर में देखो, फूड को एक स्पेसिफिक स्पॉट पर लेकर जाया जाता है बाय सिलिया। ये जो बाहर निकली हुई हैं चीजें, ठीक है, इनको हम बोलते हैं सिलिया। अब हम अपनी बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बीइंग्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? दैट इज लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ से लेकर एनस तक जाने वाली एक लॉन्ग ट्यूब है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल एंड इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। दिस इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज माउथ, टंग, ऑसोफेगस, स्टमक, डायफ्रेगम, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, लीवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स एंड एनस। ठीक है, अब हम प्रोसीजर समझेंगे पार्ट बाय पार्ट। तो सबसे पहला हम माउथ की बात करेंगे क्योंकि हम खाना माउथ से खाते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर माउथ से स्टार्ट होता है। तो अब माउथ में क्या करते हैं? पहले तो हमने खाना खाया। ठीक है, खाने का मतलब क्या है? खाया और अंदर चला गया, ऐसा नहीं होता। खाने में ही, हमारे मुंह में ही बहुत सारी चीजें होती हैं। पहली चीज जो होती है वो क्या होती है? क्रशिंग द फूड बाय अवर टीथ, खाने को चबाना। सेकेंड चीज, फूड वेटेड बाय सलाइवा सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। जो हमारा सलाइवा होता है वो फूड को क्या करता है? गीला करता है। देन सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च। जो हम स्टार्च खाते हैं उसको सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है वो ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद फूड को सलाइवा के साथ मिक्स किया जाता है एंड मूव्ड अराउंड द माउथ व्हाइल च्यूइंग। फिर हम खाने को चबाते हैं। खाना खाते खाते हम कभी इधर लेके जाते हैं, कभी इधर लेके जाते हैं, तो वो क्या होता है? फूड सलाइवा के साथ मिक्स होता है। ठीक है, एंड उसके बाद लाइनिंग ऑफ कैनाल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है फूड को फॉरवर्ड पुश करने में, जब हम फूड को स्वेलो करते हैं। तो अब माउथ से खाना कहाँ पर जाता है? स्टमक में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि स्टमक में क्या क्या प्रोसीजर होता है। फ्रॉम माउथ फूड इज टेकन टू स्टमक थ्रू फूड पाइप और ऑसोफेगस। माउथ से कौन लेकर जाता है स्टमक में? ऑसोफेगस या फूड पाइप, मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था। फिर स्टमक एक्सपैंड्स व्हेन फूड एंटर्स। स्टमक क्या कर जाता है? एक्सपैंड कर जाता है। मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस। जो स्टमक की मस्कुलर वॉल्स हैं वो क्या करती हैं? हेल्प करती हैं फूड को डाइजेस्टिव जूसेस में मिक्स करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है? Digestion is taken care by gastric glands present in the walls of stomach. These release HCl, that is hydrochloric acid, a protein digesting enzyme called pepsin and mucus. ये चीजें रिलीज करता है gastric glands। और उसके बाद food from stomach goes to small intestine with the help of sphincter muscle. ठीक है, फिर उसके बाद स्टमक से खाना कहाँ पर जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में with the help of sphincter muscle. Let's move further. Now we'll talk about small intestine. The longest part of alimentary canal, extensively coiled, fitted and in compact space. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। नाम इसका चाहे स्मॉल है लेकिन ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है। लेकिन छोटा क्यों दिखता है? क्योंकि एक्सटेंसिवली कॉइलिंग की गई है इसकी और कंपैक्ट स्पेस में इसको फिट किया गया है। अब हर ऑर्गेनिज्म का स्मॉल इंटेस्टाइन अलग है। हर्बीवोरस जो सिर्फ ग्रास खाते हैं तो वो ग्रास को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए उनके पास लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन है। और कार्निवोरस जो फ्लैश खाते हैं, मीट को और या फ्लैश को जो खाना है, जो डाइजेस्ट करना है वो इजी होता है, इसलिए उनके पास शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो बाइल जूस है, लीवर से जो बाइल जूस आता है, दैट एक्ट्स ऑन फैट्स। पेनक्रियाज जो होते हैं वो पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करते हैं और पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन और लाइपेस। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन्स पे काम करता है और लाइपेस जो है वो एमल्सिफाइड फैट्स पे काम करता है। देन एंजाइम्स इन इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। जो इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। विली
that is finger-like projections used for absorption and supplied with blood vessel that take the absorbed food to the body. अब ये जो सारे एंजाइम्स हैं या जूसेस हैं, ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, ये जूसेस होते हैं, ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फूड एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब कौन करता है? विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन एंड इनके साथ ही कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं जो एब्जॉर्ब्ड फूड को बॉडी तक लेकर जाते हैं। देन स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और उसके बाद लास्ट पे एनस का पार्ट आता है। अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, क्योंकि एब्जॉर्ब्ड फूड तो भेजा गया ब्लड वेसल से, बॉडी में चला गया है ना, तो अब जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड रह गया वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जो थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन रहती है वो हो जाती है, वो ट्रांसफर हो जाती है बॉडी में। अब जो रेस्ट मटेरियल रह गया उसको रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी थ्रू anus and exit of this waste is regulated by anal sphincter. I hope it is clear. ये सारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस था, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था। ये सारे स्टेप्स याद करने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। Now let's talk about CBSE previous year questions. पहला क्वेश्चन है name the green dot like structures in some cells observed by a student when a leaf peel was viewed under a microscope. तो आपको पता है ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल. What is this green color due to? It is due to chlorophyll. This is 1 mark question, 2010 में आया था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है explain the process of digestion of food in mouth, stomach and small intestine in human body. 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2010 में, ये हमने अभी अभी पढ़ा है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज list the 3 events that occur during the process of photosynthesis. Explain the role of stomata in this process. तो आपको 3 इवेंट्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ फोटोसिंथेसिस के, यू कैन रिकॉल इट. एंड रोल ऑफ स्टोमेटा क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए काम आता है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. लेट्स मूव फर्दर. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस, दैट इज रेस्पिरेशन. What is respiration? A process in living organisms involving the production of energy, typically with the intake of oxygen and the release of carbon dioxide from the oxidation of complex substances. हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. ठीक है, दैट इज ब्रीथिंग. अब वो सारा प्रोसेस, ऑक्सीजन कैसे अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर आता है, दैट ऑल इज रेस्पिरेशन. लेट्स स्टडी इट. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. One is aerobic respiration and second is anaerobic respiration. Aerobic respiration में क्या होता है? Oxygen is required. It happens in the presence of oxygen and anaerobic happens in the absence of oxygen. अब respiration में क्या होता है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होता है एनर्जी के लिए. ठीक है, तो उसके डिफरेंट पाथवेज हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे. ये है ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है. ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, दैट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल और एनर्जी बनती है. ठीक है, अब पायरुवेट से 3 पाथवेज हैं. पहला है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में. ठीक है, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो होता है, एंड इट हैपन्स इन ईस्ट. एग्जाम्पल इसका है ईस्ट में. ठीक है जी, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? इट गिव्स अस इथेनॉल, दैट इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. तो ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें. फिर उसके बाद है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, जब ऑक्सीजन थोड़ी कम हो. ठीक है, ये कहाँ पे होती है? मसल सेल्स में. तो जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और हमें एनर्जी मिल जाती है. देन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जब ऑक्सीजन की एम्पल अमाउंट है हमारे पास, तो ये कहाँ पे होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये हमें क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. आई होप आपको समझ आ गया होगा. ठीक है जी, क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन डिफरेंट पाथवेज में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन जब कम है तब, और ऑक्सीजन जब प्रेजेंट है तब. अब आगे चलते हैं. द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू मेक एन एटीपी. अब एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है, जिसकी फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. क्या है एटीपी? एनर्जी की करेंसी है और इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. आपको 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एटीपी की फुल फॉर्म बताओ. ठीक है जी, तो जो एनर्जी रिलीज हुई है सेलुलर रेस्पिरेशन में, उसको इमीडिएटली यूज किया जाता है एटीपी बनाने के लिए, एटीपी मॉलिक्यूल बनाने के लिए फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. एडीपी से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से उस एनर्जी को यूज किया जाता है एटीपी बनाने में. ठीक है जी.
Then ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy equivalent to 30.5 किलोजूल पर मोल। ATP को ब्रोक किया जाता है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करने के लिए, और जो फिक्स्ड अमाउंट है वो क्या है, 30.5 किलोजूल पर मोल, which can drive endothermic reactions taking place in the cell। अब हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की इन प्लांट्स। वी नो प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा, हमने पहले भी देखा है न्यूट्रिशन में। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज थ्रू डिफ्यूजन हेयर। स्टोमेटा में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। डिफ्यूजन क्या प्रोसेस होता है, बाहर के मतलब स्टोमेटा से बाहर जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है और स्टोमेटा के अंदर जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उनमें एक बैलेंस होना चाहिए, राइट। अगर बाहर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है और यहाँ पे कम है तो वो ऑक्सीजन स्टोमेटा एक्सचेंज कर लेता है, मतलब अंदर ले लेता है अपने, ठीक है, बैलेंस कर देता है बाहर का और अंदर का लेवल ताकि प्रेशर ना पड़े, ठीक है जी। सिमिलरली फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये होता है डिफ्यूजन। रात को कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ठीक है जी, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। आपने सुना होगा हम कहते हैं रात को पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता। और डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं दे ब्रीथ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर, ठीक है जी, सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन इज हाई, ऑक्सीजन हाई होती है एटमोस्फियर में, इसलिए जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो लोअर होता है, ठीक है, कम होता है। वेयरएज इन एक्वेटिक एनिमल्स दे ब्रीथ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को वो यूज करते हैं और वहां पे ऑक्सीजन जो होती है वो कम होती है, इसलिए रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होता है वो दैट इज फास्टर। नाउ वी विल टॉक अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ये सारा रेस्पिरेशन सिस्टम है, आप इसको देख सकते हैं। अब इनके स्टेप्स देखते हैं। पहला स्टेप है एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रल्स, सांस लेते हैं, ठीक है, हवा अंदर जाती है। फिर एयर इज फिल्टर्ड थ्रू फाइन हेयर्स एंड म्यूकस, हमारे नाक में फाइन हेयर्स होता है, म्यूकस होता है, उससे जो एयर है वो फिल्टर हो जाती है। देन एयर पासिस थ्रू द थ्रॉट एंड इनटू लंग्स, थ्रॉट से पास होकर लंग्स में जाती है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रॉट, थ्रॉट में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं विच इंश्योर एयर पासेज दैट डज नॉट कोलैप्स, ठीक है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या इंश्योर करते हैं कि जो एयर का जो पैसेज है वो कोलैप्स ना करे। देन विद इन द लंग्स पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स टर्मिनेटिंग इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोली। इस फोटो में आप देख सकते हैं ये है एल्वियोली, ये बैलून लाइक बने हुए हैं ना, तो लंग्स में से ये चीज निकलती, ठीक है जी। ये है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। एल्वियोली क्या करता है, इट प्रोवाइड अ सरफेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एंड आर कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल्स। एल्वियोली एक सरफेस प्रोवाइड करता है जहां से गैसेस एक्सचेंज होती हैं और ये ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म from release into the alveoli and oxygen in the alveolar air is taken by the blood to the body। ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व्ड फॉर्म को एल्वियोली तक लेकर आता है और एल्वियोली में जो ऑक्सीजन होती है उसको बॉडी तक लेकर जाता है, ठीक है जी। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है हमारे अंदर, दैट इज हेमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन RBCs, that is red blood corpuscles, which has high affinity for oxygen. So these are the steps of respiration in human being. Let's talk about previous year questions. First question है, why is there a difference in the rate of breathing between aquatic organisms and terrestrial organisms? Explain. तो ये मैंने आपको पहले बताया है क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल हाई और लो होता है, ठीक है जी। सेम चीज है जो मैंने आपको पहले पढ़ाई है वो आप रिकॉल कर सकते हैं। देन है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल pharynx, trachea, lungs, diaphragm and alveolar sac on it। तो आपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देख लिया है और ये पार्ट्स को आपने वहां पे लेबल करना है। ये दोनों क्वेश्चन 5 मार्क्स के आए थे 2020 में। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। बाकी के जो 2 प्रोसेसेस है ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू एंड फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब बुक्स इन ब्रेन।